राइट। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है, जो कि मैं इसके मतलब जनरली आपको पहले थोड़ी सी बातचीत कर ही चुका हूँ कि हम अपनी जो एप्लीकेशन होती है, यूज़र एप्लीकेशन, उसके नीचे जो है वो बहुत सारी डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बज़ाहिर एक ही एप्लीकेशन का हिस्सा होते हैं, एक ही सिस्टम होता है, आपके पास एक ही कंट्रोलर होता है, उसके अंदर एक ही मेमोरी होती है जिसके अंदर सारा कुछ होता है। लेकिन कंसेप्चुअली हमने उनको मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में ब्रेक किया हुआ होता है। यहाँ मॉड्यूल से मुराद हार्डवेयर मॉड्यूल्स नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हार्डवेयर मॉड्यूल्स भी अलग अलग होते हैं, लाइक यूएसआर्ट है या I2C है या यूएसबी है या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन है या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन है। ये तमाम अलग अलग से मॉड्यूल्स होते हैं और उनका भी मकसद यही होता है कि उनको अलग अलग मैनेज किया जा सकता है और अलग अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। इसी तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके एतबार से मुख्तलिफ हिस्सों में आपने उसको ब्रेक किया हुआ होता है और उनको आप एज एज अ वन पीस कंपाइल करके आप उसके अंदर बर्न करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर में या अपनी सिस्टम के बीच में। लेकिन कंसेप्चुअली जब हम उनको देखते हैं तो हम उनको एज अ स्मॉल मॉड्यूल्स देखते हैं ताकि हम उनको इंडिविजुअली चेक कर सकें, इंडिविजुअली टेस्ट कर सकें। और अगर किसी जगह पे फॉल्ट आती है तो हमें पता होता है कि ये कौन से मॉड्यूल में फॉल्ट है। हम सिर्फ उसी को ही देख खोलते हैं और उसी को देखते हैं बजाय इसके कि सारी की सारी एप्लीकेशन को फरोलते रहें। राइट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वन मैन शो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी वन मैन शो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई डोंट नो, कुछ लोग वन मैन शो करने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं अकेला ही सारा कुछ कर सकता हूँ। अकेला आदमी अकेला ही होता है और दो लोग जो हैं वो दो नहीं होते, वो 11 होते हैं। एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। सो ये एक टीम अप्रोच का एक मैंने आपको आइडिया दिया कि जब आप टीम में काम करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी आपकी ऐड नहीं होती, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब आप एक टीम के बीच में काम करते हैं। सो अपने साथियों के साथ ट्रस्ट करना सीखें, अपने ट्रस्ट करें उन पे और उनके साथ ओपन माइंडेडनेस और इन तमाम चीज़ों से बातचीत करें। दूसरी अप्रोच जो यहाँ पे इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। सिर्फ आप अपने ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं सब कुछ खुद एक्सप्लोर कर लूँगा और मैं सब कुछ खुद कर लूँगा। दुनिया में बहुत से लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है और आप उस काम का फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्होंने कैसे काम किया आप उनसे मशवरा भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। जो बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं वो तो शायद समटाइम्स अपनी जो एप्लीकेशंस हैं और जो सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रोप्राइटरी होते हैं और वो उनको तो एक्सपोज नहीं करते। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, दे आर विलिंग टू शेयर देयर नॉलेज एंड देयर इंफॉर्मेशन एंड देयर एक्सपर्टीज। तो आपको उनसे ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि जस्ट लाइक जैसे आप कहते हैं कि एक आदमी ने एक किताब लिखी, फ़र्ज़ करें कि मैं एक किताब लिखता हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में। उस किताब को पढ़ने में आपको 1 दिन लग जाएगा या 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन उस किताब को लिखने में मेरे पास जो इल्म था वो कई सालों पे मुहित था। मैंने बहुत सालों में जाके वो सब कुछ सीखा था जो आपको मैंने 2 दिन में दे दिया। तो इसी तरह से जब आप किसी दूसरे से सीखते हैं तो आप अपना बहुत सारा वक्त भी बचाते हैं और आप बहुत सारी एफर्ट भी बचाते हैं और बहुत सारी इनसाइट्स खुलती हैं, आपको बहुत सारे नए तरीके समझ आते हैं कि यार ये इसने कैसे कर लिया। दैट्स वेरी वंडरफुल। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसे भी किया जा सकता है एंड दैट्स सो सिंपल। एंड समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लग रही होती है कि ये इतना मुमकिन है और आपने देखा कि उसने तो ये, अच्छा उसने टाइमर्स को यूज़ करके ये कर लिया, दैट्स वेरी गुड, तो मैं भी आइंदा इसको यूज़ करूँगा। सो programming is not just about writing the code, it is also about learning from others. By studying existing programs, you can understand different programming patterns and techniques. आप दूसरों का काम हुआ देख के आप उससे सीखते हैं। जिस तरह से आप अदब में, लिटरेचर में आप दूसरों के नावल पढ़ते हैं तो आपको ये भी ख्याल आता है कि मैं अपने नावल में कैसे ये चीज़ें शामिल कर सकता हूँ।
रीडिंग कोड रिटन बाय अदर्स कैन गिव यू इनसाइट्स एंड हाउ टू अप्रोच एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये बात हमने कर ली। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी अहम है कि जहाँ पर आपका ये हक है कि आप दूसरों से सीखें, तो वहाँ आपका ये फ़र्ज़ भी है कि आप दूसरों को सिखाएं। और जो आपका कोड है, सिर्फ उसको आप अपने सीने में दफन करके ना रख दें, उसको भी आप ओपन करें और दूसरों को लिए भी उसको ओपन करें कि ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अनलेस आपका कोड किसी ऐसी नौइयत का है जो कि कमर्शियल नौइयत का है, जिसमें कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देना चाहते, दैट्स फाइन। लेकिन जहाँ तक सीखने और एजुकेशनल पर्पसेस का काम है, उसमें आप अपनी चीज़ों को ज़रूर शेयर करें। और अपना कोड भी ज़रूर डेवलप करें। सिर्फ उसी तक ही ना रहें कि जितना का आपने किसी और से सीख लिया तो आप उसी को यूज़ करते रहें। तो जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इसने ये इस मॉनिटर के ऊपर किसी और का कोड लगाया हुआ है और इसको अपने मॉनिटर के ऊपर खुद लिख रहा है, उसकी हेल्प ले रहा है, लेकिन अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। आपने दूसरों से सीखने का मतलब कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, ये सीखना नहीं होता। कॉपी एंड पेस्ट इज नॉट लर्निंग। लर्निंग ये है कि आपने उसके ऑब्जेक्टिव को समझा और उसके बाद उसको आपने अपने अल्फाज में अपने तौर पर इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं जो गिटहब के ऊपर और बहुत सारी और जगहों पे अवेलेबल है। बहुत सारे कम्युनिटी फोरम्स हैं डिस्कशंस के, और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। वो अपना कोड भी आपसे शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी एप्लीकेशन ही उनसे लें, आपको ये एक पार्ट कोड का देख सकते हैं कि आप मुझे प्रॉब्लम आ रही है डेटा को सॉर्ट करने की, मैं कैसे करूँ, तो वो आपको साथ शेयर करेंगे। एंड पीयर कोड शेयरिंग, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जिनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं। राइट, एल्गोरिदम्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एल्गोरिदम्स आर जस्ट लाइक द रेसिपीज ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे एक खाना पकाने के लिए एक रेसिपी होती है, और आप देखें कि आप लेट्स से कढ़ाई गोश्त है, उसको बनाने के कई तरीके हैं और हर एक का टेस्ट भी डिफरेंट है, हर एक का स्टाइल भी डिफरेंट है, और किसी के पास कामयाब है, किसी का नाकाम है। द रीज़न इज़ कि हर एक की रेसिपी डिफरेंट है। तो इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, उस अप्रोच का नाम एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम्स जो हैं वो आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को देखते हुए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो लोगों ने ऑलरेडी एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं, उनको बाकायदा उनको एक एक एल्गोरिदम डेवलप करने के ऊपर पीएचडी मिली है, तो वो उन एल्गोरिदम्स को भी आप स्टडी करें, उनको देखें, उनको एक्सेप्ट करें, और उनको जहां आपको ज़रूरत हो आप उसकी एल्गोरिदम को यूज़ करें। एल्गोरिदम्स छुपाने के लिए नहीं है, वो इसीलिए हैं कि लोग उनको यूज़ करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक डाटा है, नंबर है, 1 से लेके 100 तक नंबर हैं और 50 नंबर्स हैं, रैंडम ऑर्डर में आपके पास पड़े हुए। लेट्स से कि वो आपने किसी एनालॉग सेंसर से डाटा जो है वो सेंस किया है। नाउ यू वांट टू अरेंज दीज नंबर्स इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे छोटा नंबर पहले आ जाए और सबसे बड़ा नंबर बाद में आ जाए। अब इस सॉर्टिंग को करने के लिए, इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। एक बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्ट सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, बेतहाशा मेथड्स। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिमिलरली उसमें उस डेटा के बीच में आपने सर्च करना है कि फ़लाँ नंबर आया था या नहीं आया था। तो अब आप सर्च करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सीक्वेंशियल सर्च है, बाइनरी सर्च है, ट्री सर्च है, बी ट्रीज हैं, बेतहाशा चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें जो एल्गोरिदम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि पीसी की वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, वो एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ हो सकते हैं। उसमें कोई ये ममानियत नहीं है कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं, जिस तरह पीसीज को जो या बड़े कंप्यूटर्स जो हैं, वो बड़े कंप्यूटर तो छोटे कंप्यूटर्स में फ़र्क सिर्फ एक स्केल का है। जैसे एक छोटी कार में और एक बड़े ट्रक में फ़र्क है, इसके अलावा तो और कोई फ़र्क नहीं है ना। जो प्रोसेसिंग है वो वही है, जो मैथमेटिक्स है वो तो वही है, सिर्फ स्केल का फ़र्क है। तो इस तरह से हम जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको अपने जो मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को सीखें, उनको देखें, उनको समझें, और वो आपका पार्ट होना चाहिए। आपको जब भी आपको ज़रूरत पेश आए, आप उस एल्गोरिदम को कंसल्ट करें और उसको अपने जो एप्लीकेशन है उसके बीच में इनकॉर्पोरेट करें। तो ये
एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स है उनको यूज़ किया जाए। सो प्रोग्रामिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस, ये बात हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि बेसिकली तो ये सारी एक आर्ट है, और एक आर्टिस्ट की तरह से एक, या एक जैसे ऑर्केस्ट्रा का को कंपोजिशन करने के लिए एक कंपोज़र होता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि किस वक्त वायलिन बजनी है, किस वक्त बांसुरी बजनी है, किस वक्त ढोल बजना है, और उन सब का रिदम के साथ वो चलवा रहा होता है। तो इसी तरह से प्रोग्रामर भी एक मुख्तलिफ़ जो और स्ट्रक्चर्स हैं ख़ास तौर पे एम्बेडेड सिस्टम में, वो उनको एक लॉजिकल तरीके से और एक आर्ट के साथ उनको लेके चल रहा होता है कि जिसके ज़रिए से आपकी एप्लीकेशन एक खूबसूरत और अच्छे तरीके से चले, और कम से कम उसके अंदर फ्लॉज हों, और कम से कम उसके अंदर रिस्क्स हों कि उसके फेल होने के चांसेस। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने जो ख़ास बात है वो ये कि लाइक एनी आर्ट, प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिस तरह से आपने पेंटिंग करनी है, तो आप किसी को पेंटिंग करते देख के पेंटिंग नहीं कर सकते। साइकिल चलानी है तो आपने जब तक साइकिल पे बैठेंगे नहीं, आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। आप लाख किसी को देख लें कि वो साइकिल कैसे चला रहा है, लाख वो आपको बता दे कि जनाब ऐसे हैंडल को पकड़ना है और ऐसे बैलेंस करना है और ऐसे करना है, जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे आप नहीं साइकिल चला सकते। तो प्रोग्रामिंग, जब तक आप मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोचेज़, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को खुद से नहीं बैठ के सॉल्व करेंगे, और ख़ुद से बैठ के नहीं करेंगे, किसी के बने हुए प्रोग्राम को 100 दफ़ा देखते रहें, किसी को काम करते हुए 100 दफ़ा देखते रहें, you will never be able to learn it. Only principle is practice, practice, practice and experimentation. प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, नया तरीका सोचें। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो फिर क्या होगा। और फॉर्चुनेटली यार आजकल तो एम्बेडेड सिस्टम में हमारे पास इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है कि ये सारे फ्लैश बेस्ड है, फ्लैश मेमोरी बेस्ड, यानी आप उसको लाखों मरतबा रीप्रोग्राम कर सकते हैं बगैर उसको डैमेज किए। आज से 20-30 साल पहले जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते थे वो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होते थे। आपने एक मरतबा प्रोग्राम किया, उसको एग्जीक्यूट किया, पता चला हो इसमें तो एरर आ रही है, अब वो माइक्रो कंट्रोलर्स आया, अब नया प्रोग्राम लिखेंगे, नए माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करेंगे। गो के अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज करने वाले आ गए थे बाद में, लेकिन अब तो ये ब्लेसिंग है, दीज आर फ्लैश बेस्ड। आप जस्ट अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं अपने कंप्यूटर के बीच में एंड जस्ट राइट इट अगेन, सारे के सारा अपडेट हो जाता है और नया प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर करें, जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे आप इनोवेट नहीं कर सकते। एंड तीसरी बात जो इस स्लाइड में कही गई है वो विलिंगनेस टू थिंक। इस बात को पहले तस्लीम करना ज़रूरी है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती। स्टूडेंट की डेफिनेशन ही, स्टूडेंट की डेफिनेशन ही यही है कि वो ये एक्सेप्ट करे कि मुझे एक चीज़ नहीं आती और मैंने ये सीखनी है। जबकि टीचर की डेफिनेशन ये है कि उसको पता होता है कि मुझे क्या आता है और क्या मैंने बताना है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। टीचर सिर्फ वो होता है जिसको पता होता है कि मुझे क्या आता है, और स्टूडेंट वो होता है जिसको इस बात का एहसास होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती और मैंने ये चीज़ सीखनी है। उसके लिए जब वो विलिंग होगा तो वो उसके लिए रास्ते भी निकालेगा, सोचेगा भी सही, और अल्लाह ताला भी आसानी पैदा फरमाएंगे, कहीं ना कहीं से उसको रिसोर्स प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कि बाकी तो आम सी बातें जो हमने कर ली। फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, तो ये बात हम पहले भी करते आ रहे हैं, और अब मैं फिर दोबारा से ये बात करूँगा कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको करने के बहुत सारे फ़ायदे। एक फ़ायदा तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आप दूसरों से कोड मांग के शेयर करेंगे, इस तरह से आप अपना कोड भी तो किसी को देंगे कि ये लो देख लो, या अगर हम एक टीम के बीच में काम कर रहे हैं तो आपके कोड को किसी और ने भी इस्तेमाल करना है। तो कोड जो है उसके लिए एक स्टैंडर्ड और एक कोई
इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस होनी चाहिए जिनको कि आप यूज़ करें और इस्तेमाल करें। और adhering to the standard programming practices is essential for writing a clean and maintainable code. आपका कोड ये ना हो कि एक दफ़ा आपने लिख दिया, उसके बाद 5 साल के बाद आपको याद आया कि यार वो एक मोटर का प्रोग्राम लिखा था, अब आपको खुद भी समझ नहीं लग रही कि इसमें मैंने क्या किया हुआ है। ऐसे तो ना हो ना, जैसे कि स्पैगेटीज़ होती हैं जिसमें एक सिरा मिल जाता है और दूसरा सिरा ढूंढने के लिए आप सारे इसमें से खोलते फिरें कि जनाब ये इसका दूसरा सिरा कहाँ है। सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इंक्लूड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के नेम्स, क्योंकि आपके एक एप्लीकेशन के बीच में सैकड़ों वेरिएबल्स बन रहे हैं और वेरिएबल्स के नेम ए बी सी एक्स टी A1 A2 ये कोई अच्छे वेरिएबल नेम्स नहीं है। काम तो चल जाता है, नो डाउट। आई, मैं खुद बहुत कॉमनली आई को यूज़ करता हूँ एज अ काउंटर जब भी मैंने लेना होता है, लेकिन ये कोई अच्छे वेरिएबल नेम्स नहीं है। वेरिएबल नेम्स हैव टू बी मीनिंगफुल। जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया कि सी, आपने एक वेरिएबल नेम लिया है, दिस इज अ बैड वेरिएबल नेम। नंबर, अगेन दिस इज अ बैड वेरिएबल। ये क्या है नंबर, किस चीज़ का नंबर है? लेकिन अगर आप इस वेरिएबल नेम को रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज अ गुड वेरिएबल नेम कि नाम को पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर मैं कर रहा हूँ ये क्या है। ठीक है। सिमिलरली टोटल इज नॉट अ गुड वेरिएबल नेम, लेकिन अगर आप लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज अ गुड वेरिएबल नेम। और रिमेंबर, वेरिएबल नेम लंबा होने से आपका प्रोग्राम का साइज लंबा नहीं हो जाता। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर में लंबा ज़रूर हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है तो उसने एक ही मेमोरी लोकेशन देनी है, चाहे आपने वेरिएबल का नाम सी रखा है या उस वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखा है, उसके लिए मेमोरी लोकेशन उतनी ही एलोकेट होनी है जितनी उस वेरिएबल की डाटा की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बड़ा और अच्छा वेरिएबल नेम रखने से आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है कि जी आपने कमेंट्स को बहुत यूज़ करना है। राइट लॉट्स ऑफ कमेंट्स, लॉट्स ऑफ कमेंट्स। हर सेक्शन को शुरू से करने से पहले एक टेक्स्ट ब्लॉक में आप कमेंट्स लिखें और उसमें पूरा अंग्रेज़ी में अपनी ज़बान में जो भी आपका ख्याल है आप लिखें कि यहाँ पे मैं ये काम करने लगा हूँ और इसमें मेरी ये प्रीरिक्विजिट्स है, ये मेरी मैं सपोज करता हूँ कि ये डाटा मुझे मिलेगा और इसको मैं ऐसे 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 करके इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और उसके बाद जब आप एक्चुअल कोड आगे लिख रहे हैं तो उसमें हर लाइन के बाद या हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद आप इन लाइन कमेंट्स जो है वो आप लगा के तो लिखें कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ ली है, इस काम को मैंने इसलिए ऐसा किया है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये एक्सरसाइज, ये कैलकुलेशन की है, यहाँ मैंने पिक्सल की पोजीशन कैलकुलेट की है। ठीक है। सो कमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि ना सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि किसी दूसरे को भी जब वो कोड जाएगा तो उसके लिए उसको देखना आसान होगा। एंड देन यूज़ इस्टेब्लिश्ड कोडिंग कन्वेंशंस। ये हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे कि कोडिंग कन्वेंशंस जो हैं, नेमिंग कन्वेंशंस और कोडिंग कन्वेंशंस क्या है। So these practices not only make your code easier to read and understand, but also make it easier for others to collaborate with you. Similarly, coding के बीच में indentation is very important. हम यहाँ थोड़ी देर पॉज कर लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है, तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दोबारा शुरू करें यहाँ से। ओके। सो हम बात कर रहे थे कन्वेंशंस की। सो हमने मीनिंगफुल नेम्स और उनकी कन्वेंशंस की बात कर ली। उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टाइल में इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ब्लॉक लिखने लगे हैं उस ब्लॉक में एटलीस्ट एक टैब की स्पेस दे के उसके कोड को लिखें ताकि पता चले कि ये कोड इस ब्लॉक के अंडर काम कर रहा है। सो दिस इज़ अ गुड ब्लॉक, दिस इज़ ऑल्सो गुड ब्लॉक। इसमें आप देखें कि ये ब्लॉक है और यहाँ पर इसमें इंडेंट देख लिखा गया। दिस इज़ अ बैड इंडेंटेशन कि इसमें यहाँ से कोड ब्लॉक शुरू हुआ, यहाँ से कोड ब्लॉक ख़त्म हुआ और आपकी कोड कमांड जो है उसी लेवल के ऊपर ही
मौजूद है। सो इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ ये कि आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी है। और बहुत से जो अच्छे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं उनमें रीफैक्टरिंग का को अपना मौजूद होती है कमांड कि अगर आप गलती से आपने इंडेंटेशन अच्छी नहीं की या उसको एडजस्ट नहीं किया तो रीफैक्टरिंग करने को कहेंगे तो वो सारी के सारी इंडेंटेशन को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको एडजस्ट कर देगा। ये भी बहुत अच्छी फीचर्स होता है बहुत सारे। सो इस सेशन को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में देखेंगे कि बाकी जो बातें रह गई हैं वो वहाँ पे करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब के लिए भी दुआ कीजिए कि हम अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप भी माशाल्लाह जो सीखें उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।